वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं, स्प्रिंग 2018 का। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो अमेंड किया गया है लेटेस्ट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं उनके मुताबिक। क्वेश्चन का टाइटल है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स और ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, फॉलोइंग एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो हमें 1 2 3 4 5 एरर्स गिवन है और उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, यानी करेक्ट करने के लिए जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वही पास करनी है टू करेक्ट द अबव एरर्स। नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। टिपिकली एग्जाम्स के अंदर नरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, हाँ जस्ट जहाँ पर रेलिवेंट वर्किंग होगी तो वो हम वहाँ पर दे देंगे। तो बेसिकली इसके आंसर की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं और फिर एक एक ट्रांजेक्शन पढ़कर उसका इम्पैक्ट लेंगे। कुछ ट्रांजेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और कुछ में थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है, तो अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रहे हैं। तो आंसर में हम सबसे पहले आंसर लिख देते हैं और फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज का। तो पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। और अब देखते हैं कि क्वेश्चन की जो ट्रांजेक्शन हैं वो क्या क्या। वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है उसको देखें। कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹240,000 परचेज्ड ऑन 1 September 2017 फॉर ऑफिस यूज वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। SE depreciates computers at 20% per annum using straight line method। अब इसमें दो एडजस्टमेंट्स होंगी। एक तो जो कंप्यूटर को गलती से परचेज रिकॉर्ड कर दिया है वो ठीक करना होगा, और दूसरा ये कि फिर इसकी 1 सितंबर से ऑनवर्ड, क्योंकि हमारा जो ईयर एंड है वो दिसंबर का है, तो इस पर 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 4 मंथ्स। तो सबसे पहले तो 240,000 का कंप्यूटर रिकॉर्ड होना चाहिए और जो गलती से परचेज में डेबिट हो गया था उसको रिवर्स करते हैं। तो कंप्यूटर्स को हम करेंगे डेबिट, परचेजेस को हम करेंगे क्रेडिट। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 240,000। लेकिन जब हमने कंप्यूटर्स रिकॉर्ड किए हैं तो हमें उसकी डेप्रिसिएशन भी, क्योंकि ड्राफ्ट अकाउंट्स बन चुके हैं जिस तरह से यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसका मतलब है ईयर एंड एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, तो जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज हो चुकी होगी। लेकिन क्योंकि ये वाला कंप्यूटर भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था तो इसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होने से रह गई होगी। तो अब हमें वो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी है। डेप्रिसिएशन के लिए रेट हमारे पास 20% है, टाइम 4 मंथ्स का है और अमाउंट 240,000 की है। तो एंट्री तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे 240,000 इंटू 20% फॉर 4 मंथ्स, जो कि अमाउंट आ जाएगी 16,000। सेम अमाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी और हमारी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसकी रेलिवेंट जो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, करेक्टिंग एंट्रीज या जर्नल एंट्रीज बनती हैं वो पास हो जाएंगी। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड का ताल्लुक भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से है कि फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1.2 मिलियन एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 670,000। तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, बुक वैल्यू दी हुई है। एज ऑन 31 December 2017 had already been sold on 1 November 2017। यानी आपके पास वो 31 दिसंबर को भी शो हो रहा है, जबकि आप उसको ऑलरेडी 2 मंथ्स बिफोर 1 नवंबर को, नवंबर दिसंबर 2 महीने बनते हैं, ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। यानी एरर ये है कि एसेट का डिस्पोजल अभी तक सही रिकॉर्ड नहीं हुआ या रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो आगे ये बताया हुआ है कि प्रोसीड्स ऑफ ₹700,000 वर क्रेडिटेड टू सेल्स, जो कि गलत रिकॉर्ड हुआ है। सेल्स में तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए। जब एसेट का डिस्पोजल है तो उसकी डिस्पोजल की अकाउंटिंग होनी चाहिए, जैसे गेन और लॉस रिकॉर्ड होता है वैसे होना चाहिए। और ये बताया हुआ है कि ऐसी डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस।
अब यहाँ पर हमारे पास जो इम्पैक्ट है, सबसे पहली बात तो ये कि जो सेल्स में प्रोसीड्स रिकॉर्ड की हुई है 700,000 की, इनको रिवर्स कर देते हैं। यानी पहले तो हम ये करते हैं कि जो गलत एंट्री पास हुई हुई है उसको रिवर्स करते हैं। तो सेल्स में क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो अब सेल्स को डेबिट कर देते हैं और कैश को क्रेडिट कर देते हैं, यानी जो हमने एंट्री रिकॉर्ड की हुई ऑलरेडी उसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो एक तो इम्पैक्ट जो है वो ये आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये एसेट जब नवंबर में ही डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो इसकी 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होगी ऑलरेडी, हमें वो भी रिवर्स करनी चाहिए। जब हम रिवर्स करते हैं तो जिस तरह डेप्रिसिएशन की जो एंट्री है उसको रिवर्स करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। अब 1200,000 की कॉस्ट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट लेंगे 1200,000 पे 10% का रेट, 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमें रिवर्स करनी है। तो ये अमाउंट हमारे पास बन रही है 20,000, सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां तक तो हमने रिकॉर्ड किया रिवर्सल। ये एंट्री अब हम करेक्ट करके कर रहे हैं, पहले ये एंट्री गलत हो गई थी। तो अब जो इम्पैक्ट है वो ये है कि हमने सेल्स में जो गलत रिकॉर्ड कर दिया था उसको भी रिवर्स कर दिया, और जो 2 मंथ्स की जो डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड की थी, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गई थी, उसको भी रिवर्स कर दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम वो एंट्री रिकॉर्ड करें जो गेन ऑन डिस्पोजल की एट द डेट ऑफ डिस्पोजल प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हम जो कैश की रिसीट है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दैट वुड बी कैश डेबिट 700,000 से। इनफैक्ट जो हमने ऊपर ये एंट्री रिवर्स की है और उसके साथ ये कैश डेबिट हो रहा है, इसका नेट इम्पैक्ट यही होगा कि ये कैश के अकाउंट के ऊपर अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमें जो एसेट है हमारे पास उसको देखना है। तो कॉस्ट है उसकी 1.2 मिलियन, उतने से हमारा फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अगर बात करें हम, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका बैलेंस कितना होगा। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमें यह बताया हुआ है कि फर्नीचर की कॉस्ट 1.2 मिलियन है और बुक वैल्यू 670,000 है। तो एक तो इन दोनों के डिफरेंस से हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, लेकिन ये वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी जो 31 दिसंबर को बनती है, डिस्पोजल की डेट पे नहीं। इसमें 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन शामिल है। तो इसमें से 2 मंथ्स की जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन शामिल है वो बेसिकली हम रिवर्स कर देंगे। तो 1200,000 कॉस्ट माइनस 670,000 बुक वैल्यू, इसके डिफरेंस से हमारे पास 530 की जो है आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 20 की ये जो हमने रिवर्स की, ये जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 510,000। और अब जो डिफरेंस है वो हमारा गेन और लॉस आएगा। क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट साइड पर गेन रिकॉर्ड होगा, तो वो गेन बनता है हमारा 10,000 का। तो ये करेक्ट एंट्री होगी कि हम जो पास करेंगे। सबसे पहले हमने सेल्स को रिवर्स करना है। आप इन तीनों एंट्रीज को कंबाइन कर एक एंट्री के तौर पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन 3 है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 SCE rented out one of its premises at an annual rent of 900,000 payable in advance. The rent received was credited to income. अच्छा, अब आपने पूरे साल का रेंट लिया है 900,000, लेकिन ये 1 अप्रैल को लिया है। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के जो 9 मंथ बनते हैं वो तो आपकी इनकम बनती है, उस हद तक तो आपने इनकम ठीक रिकॉर्ड की है। लेकिन 3 मंथ्स के पैसे जो नेक्स्ट ईयर का जनवरी, फरवरी और मार्च है, वो इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए थे। उसको हम इनकम से निकाल कर जो है वो अनअर्न्ड इनकम या एडवांस रेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये टिपिकल जो एक्रूवल प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट होती है जिसमें हम अनअर्न्ड इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ये वो वाली सिंपल सी एडजस्टमेंट है। तो इसके अंदर एक ही एंट्री हमारी पास होगी कि हम रेंट इनकम को कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। कितने से? पूरे 900,000 से नहीं, उसमें से 9 मंथ्स की अर्न हो चुकी है, सिर्फ 3 मंथ्स की अमाउंट की जो इनकम है वो हम रिड्यूस करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है। दैट अमाउंट वुड बी 225,000। सेम अमाउंट से हम अनअर्न्ड रेंट या एडवांस रेंट का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। अब इसमें काफी लॉन्ग पैराग्राफ है तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ ₹180,000 विच इज इररिकवरेबल, यानी बैड डेट है, बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ।
तो सबसे पहले तो जो बैड डेट राइट ऑफ नहीं किया उसे राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ के लिए बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 180,000 जैसे क्वेश्चन में फिगर बताई। नेक्स्ट ये क्या है कि फर्दर अ रिकवरी ऑफ ₹96,000 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। तो नॉर्मली जब हमें रिसीवेबल से पैसे मिलते हैं तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट होता है, लेकिन जब बैड डेट्स की रिकवरी हो तो हमारी एंट्री कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होनी चाहिए। तो रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था बल्कि बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट करना चाहिए था। इसलिए इसकी एडजस्टमेंट हम पास कर देंगे कि जो रिसीवेबल क्रेडिट नहीं करना चाहिए था उसके रिवर्सल के लिए उसको डेबिट कर देंगे और बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। इसकी जगह आप बैड डेट्स रिकवर्ड एज एन इनकम भी लिख सकते हैं। तो ये अमाउंट 96,000 की रिकॉर्ड हो जाए। इसको अल्टरनेटिवली आप दो एंट्रीज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं कि जो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट की एंट्री है उसको रिवर्स कर दें और फिर नॉर्मल जो बैड डेट रिकवरी की एंट्री होती है कि कैश डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट वो एंट्री पास। फिर ये बताया हुआ है कि एज पर एससी यानी स्काइज इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल हैज ऑलरेडी बीन मेड एट 5% ऑन ईयर एंड बैलेंस। तो ऑलरेडी अलाउंस कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन हमने जो एडजस्टमेंट्स किए हैं उनकी वजह से रिसीवेबल की फिगर में फ़र्क आया है। तो जब रिसीवेबल की फिगर में फ़र्क आया है तो अलाउंस में भी चेंज आएगा। अब अगर रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा होगा तो अलाउंस भी इंक्रीज होगा और अगर रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा होगा तो अलाउंस भी डिक्रीज होगा। तो बेसिकली क्योंकि बैड डेट की अमाउंट ज़्यादा है और रिकवरी ऑफ बैड डेट वाला जो एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट कम है, तो डिक्रीज है रिसीवेबल में। तो एंट्री तो डिक्रीज की सूरत में ये होती है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो जाएगा और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज है। अब इसकी अमाउंट कितनी बनेगी वो हमें ज़रा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि अगर हम नेट डिक्रीज इन रिसीवेबल देखें तो 180,000 का डिक्रीज है एज यू कैन सी हियर और 96,000 का इंक्रीज है। तो ये दो एडजस्टमेंट्स का नेट हमें निकालना पड़ेगा। तो नेट बनता है 84,000। तो जो रिसीवेबल में डिक्रीज होगा उसी की बेस पर अलाउंस में डिक्रीज होगा। इसी 84,000 का जो 5% हमें रेट दिया हुआ है उस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है। तो अमाउंट आ गई हमारे पास 4200 डिक्रीज की। तो अलाउंस को इतनी अमाउंट से डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस को इसी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट थी इसमें बेसिकली 3 एंट्रीज पास हुई। पहली एंट्री हमारी बैड डेट राइट ऑफ करने के लिए, दूसरी एंट्री रिकवरी ऑफ बैड डेट्स के लिए और तीसरी एंट्री के अंदर जो रिसीवेबल के अंदर चेंज आया उसकी वजह से हमें अलाउंस को भी चेंज करना था, डिक्रीज था तो डिक्रीज करना था, तो उसकी एडजस्टमेंट हमने की। तो अब फिफ्थ एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो फिफ्थ एंड लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास। A check of ₹192,000 was received after a settlement discount of 4% from a customer। तो कस्टमर से आपको चेक रिसीव हुआ। अब इसका मतलब है कि जो एक्चुअल अमाउंट थी वो 4% कम करके ये है, तो वो 4% अगर ऐड बैक कर दें तो हमारे पास वो ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी रिसीवेबल की। However, in the cash book, the amount received was entered in the discount allowed column and the amount of discount was entered in the bank column। तो कैश बुक में जिस तरह हमारे रिसीट साइड पे कॉलम होते हैं डिस्काउंट अलाउड का, कैश का और बैंक का, तो 3 कॉलम होते हैं। तो गलती ये हुई कि बैंक कॉलम वाली फिगर डिस्काउंट में चली गई और डिस्काउंट वाली फिगर जो है वो बैंक में चली गई। SE डज नॉट मेंटेन सेपरेट सेटलमेंट डिस्काउंट अकाउंट इन इट्स लेजर। यानी ये लोग अपना डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीप्ट का सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं करते, जिसका मतलब है कि हम डायरेक्टली डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो रेवेन्यू में जाएगा। तो अब इसकी एडजस्टमेंट को पहले कैलकुलेशन वाइज समझना पड़ेगा, फिर एंट्रीज वाइज समझ के करते हैं। मतलब वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा ज़रा डिटेल में एलेबोरेट करेंगे क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इस तरह की एंट्री समझने में प्रॉब्लम आता है। तो ज़रा डिटेल में बात करते हैं।
अब सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है वो तो ये है कि आपका जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो डिस्काउंट की अमाउंट जो कि बेसिकली रेवेन्यू रिडक्शन के तौर पर रिकॉर्ड होगी वो कैलकुलेट होगी 192,000 डिवाइड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा, अब ये बेसिकली हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 192,000 की जो अमाउंट है ये 96% को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये आफ्टर 4% डिस्काउंट। तो जब हम इसे 96 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाती है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4% की वैल्यू आ जाती है। तो 4% क्योंकि डिस्काउंट था तो 4% हमारे पास वो 8,000 आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि इस बेसिस पर अगर सही एंट्री पास की जाती तो वो क्या होती, द करेक्ट एंट्री, यानी इन केस के हम कहते हैं कि एरर हुआ ही ना होता। तो जिस तरह क्वेश्चन में बताया हुआ है कि बैंक में हमें पैसे मिले हैं 192,000, डिस्काउंट हम जो रिकॉर्ड करते बेसिकली रेवेन्यू रिडक्शन के तौर पर, आप अगर ये लोग डिस्काउंट अलाउड मेंटेन कर रहे होते स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो फिर हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते, लेकिन रेवेन्यू को डेबिट कर रहे हैं। कितने से करते, 8,000 से। और रसीवेबल अपनी पूरी अमाउंट जो के बनती है बेसिकली 200,000, उससे क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो थी कि अगर करेक्ट एंट्री पास होती तो हम क्या करते। अब जो एंट्री गलत पास हुई है उसको जरा देखते हैं। तो गलत एंट्री ये पास हुई कि यही जो एंट्री होनी थी तो यही डेबिट क्रेडिट ऐसे ही हुआ है। फर्क ये है कि इवन जो रिसीवेबल है हमारा वो भी सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो गलती ये हुई कि जो बैंक 192 से होना चाहिए था वो रेवेन्यू वाले अकाउंट में चली गई अमाउंट, और जो रेवेन्यू को या डिस्काउंट अलाउड को 8,000 से होना चाहिए था वो अमाउंट बैंक में चली गई। तो ये मिस्टेक हुई। अच्छा, अब इस मिस्टेक की बेसिस पर हमारे पास कैलकुलेशन तो आ जाती हैं। एंट्री क्या पास करें। तो अगर नोटिस करें तो बैंक को ज्यादा अमाउंट से डेबिट होना चाहिए था लेकिन वो कम अमाउंट से डेबिट हुआ, 192 के बजाय जस्ट 8 से हो गया। तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे डिफरेंस से, दैट इज 184,000। तो 184,000 बेसिकली डिफरेंस है 192,000 और 8,000। क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम कर देंगे रेवेन्यू। ये भी कितने से क्रेडिट होगा, 184,000 से। अब ये 184,000 कैसे बेसिकली बना, क्योंकि इसको जो है डेबिट होना चाहिए था 8,000 से, लेकिन हमने गलती से डेबिट कर दिया था 192,000 से। तो ज्यादा डेबिट कर दिया था गलती से, इसलिए उसको रिवर्स करने के लिए हमने क्रेडिट किया। तो 192 और 8,000 का जो डिफरेंस है हमारे पास दैट इज 184,000। तो ये हमारी एंट्रीज पास होनी थी। एंड ये जो 5 एंट्रीज हमने बेसिकली 5 एडजस्टमेंट्स की जो एंट्रीज बनती थी वो हमने पास की, और ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।